हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कुनकुन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है व्यावसायिक पर्यावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपने बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के जो भी मैंने चैप्टर अपलोड किए हैं उनको देख लिया होगा और आपका रिवीजन बेहतर होता जा रहा होगा। और उसके नीचे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी आप पढ़ रहे होंगे, आई होप। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहले हम जानते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है। तो व्यावसायिक वातावरण उन सभी ताकतों का योग है जो व्यवसाय से के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन यह हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज़ है जो बिजनेस के अंदर नहीं हो रही है, बल्कि बाहर हो रही चीज़ों से हमारा क्या होता है, बिजनेस प्रभावित होता है। जैसे कि सरकार हो गई, सरकार के बदलने से भी बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, या कोई टैक्स में कुछ चेंज हो गया, या कोई टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उससे हमारा जो व्यापार पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कह देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये हमारा हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब। फिर आता है व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट विशेषता है हमारी बाह्य शक्तियों की समग्रता, यानी कि बिजनेस के बाहर की जो शक्तियां हैं वो सारी मिलके उनका कुल योग क्या है, बाह्य शक्तियों की समग्रता। जैसे कि सरकार है, ग्राहक है, टेक्नोलॉजी है, या कर दर में परिवर्तन है। तो इनमें जब बदलाव होता है तो हमारा बिजनेस भी प्रभावित होता है। सेकंड है हमारा विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ। विशिष्ट शक्तियाँ वो होती है जो सिर्फ एक बिजनेस को प्रभावित करती है। विशिष्ट शक्तियों में कौन कौन आता है, निवेशक, इन्वेस्टर, ग्राहक आ गए, और प्रतिनिधि, कॉम्पिटिटर आ गए, और आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर हो गए, जो एक ही बिजनेस को प्रभावित करते हैं। साधारण शक्तियाँ क्या होती है, जो सभी बिजनेस, जितने भी बिजनेस हैं उन सभी को प्रभावित करती है, उनमें आती है साधारण शक्तियाँ। जैसे कि सरकार ने कोई टैक्स का नया नियम लागू कर दिया, तो वो ऐसे तो है नहीं कि एक बिजनेस पर लागू होगा, वो सारे बिजनेस हैं उन सभी को प्रभावित करेगा। तो ये हमारे जो सभी बिजनेस को प्रभावित करती है उसमें आ जाती है साधारण शक्तियाँ। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जो कि है आंतरिक संबंध, यानी कि बिजनेस के अंदर का जो संबंध होता है वो बाहर के वातावरण से होता है। जैसे कि हमारे कोई फैशन में चेंज हो गया, और जैसे कि अभी कोरोना आया, तो कोरोना के समय जो लोग हैं वो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग हो गए, तो उस टाइम पे जो फास्ट फूड है वो बंद हो गए, और जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे जिम है या हेल्थी डाइट है, उनका जो रेशो है वो बढ़ गया। यानी कि जो हेल्थी चीज़ें बेच रहे थे उनका व्यवसाय ज़्यादा बढ़ा, जो जंक फूड बेच रहे थे उनका व्यवसाय कम हुआ कोरोना के टाइम। तो ये क्या है, आंतरिक संबंध है, यानी कि जो लोगों का व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उससे भी क्या होता है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है गतिशील प्रकृति, यानी कि जो व्यावसायिक इन्वायरमेंट होना है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, वो बदलता रहता है, यानी कि चेंजेबल होता है। यानी कि समय में परिवर्तन होगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदलेगा। जैसे पहले ज़माने में बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ और होता होगा, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, एआई भी आ गया है, इसके अनुसार हमारा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है। तो ये हमारा गतिशील प्रकृति का होता है। फिर आता है अनिश्चितता, हमें पता नहीं है कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है, कैसा परिवर्तन होने वाला है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि हम इसको पहले से अनुमान लगा के देख सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो ये क्या होता है, अनिश्चित। फिर आता है जटिलता, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे मतलब चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक एक चीज़ को समझे तो सरल होता है, लेकिन सबको साथ लेकर हम समझते हैं तो ये बहुत ही जटिल होता है। फिर आता है तुलनात्मकता, यानी कि अलग अलग देशों से हम तुलना करके देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस जगह कैसा है। जैसे कि मान लो कि भारत में साड़ियों की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, जबकि फ्रांस में वहाँ पे साड़ियों की डिमांड नहीं होगी। तब हम अलग अलग देशों की बिजनेस एनवायरनमेंट या रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तुलनात्मकता का हम अध्ययन करते हैं। फिर आता है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। संभावनाओं, अवसरों की पहचान कर एवं पहल करने के लाभ, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हम कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है भविष्य में, या
ऐसे कौन से अवसर भविष्य में हम मिल सकते हैं जिनको हम अडेप्ट करके अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन करने से हमें ये सब बातें पता चलती हैं। फिर आता है खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जब हम अध्ययन करते हैं तो आने वाले सालों में हम कौन सी चुनौती हमारे सामने आएगी, हमारे सामने कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, तो उनका हम पहले से ही अध्ययन करके रखते हैं ताकि हमें उस समय ज़्यादा लोड ना हो। तो ये हमें पहले से चेतावनी का आभास करा देता है। फिर आता है उपयोगी संसाधनों का दोहन, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में संसाधन का यूज़ कर रहे हैं वो आगे आने वाले सालों में हमें उपलब्ध होंगे भी या नहीं। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे संसाधन उपलब्ध है हमारे पास उनका हम लिमिटेड वे में यूज़ करेंगे ताकि हमें आगे आने वाले भविष्य में हमें परेशानी ना हो। फिर आता है तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, यानी कि अब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, एआई भी आ गया है, तो इस को ध्यान में रखते हुए कि हमें अब आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसमें भी हमें हेल्प करता है ताकि तीव्रता से हो रहा जो परिवर्तन है उसका हम मुकाबला कर पाएँ। तो ये हो गए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस। फिर नेक्स्ट है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता, यानी कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन कर लेते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं कि हाँ भाई आगे ऐसा हो सकता है, तो हम अपनी ऐसी तैयारी करके रखते हैं। डिसीजन लेने में भी और नीतियाँ यानी पॉलिसी बनाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी सहायता करता है। फिर आता है निष्पादन में सुधार, बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने में भी सहायता करता है। फिर आता है पर्यावरण के आयाम कौन कौन से, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से आयाम हैं जिनको हम देखते हैं। तो पहला है हमारा आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण में क्या आता है, जैसे हमारी कर की दरें हैं, टैक्स है, और जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें कैसा है, लोगों की आय में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आर्थिक पर्यावरण, जो हमारे बिजनेस को भी इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में जैसे कि रीति रिवाज है, या जैसे हमारे त्यौहार है, तो त्योहारों के समय बिजनेस की जो प्रॉफिट रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बिजनेस जैसे दीपावली होली आती है तब जो मिठाइयों की दुकान है या कपड़ों की दुकान है उनमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो क्या है, सामाजिक पर्यावरण, यानी कि हमारे रीति रिवाजों के अनुसार या त्योहारों के अनुसार हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। तो टेक्निक में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बुकिंग होती है टिकट्स की, और एआई आ गया है, तो इससे हमारे जो बिज़नेस पर प्रभाव पड़ता है उसमें क्या आ जाता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट आ जाता है। फिर आता है राजनीतिक पर्यावरण, यानी कि सरकार, ऐसे बोल सकते हैं राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण में क्या होता है, हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कि राजनीतिक पर्यावरण में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और शांतिपूर्ण उसमें काम होना चाहिए। स्टेबिलिटी होगी यानी कि एक सरकार जब 5 सालों तक काम करेगी तो वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर बार बार सरकार बदल रही है और उसका बिजनेस के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिजनेस के प्रति कैसा बिहेव करता है, तो वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो इसमें हमारा आता है राजनीतिक पर्यावरण। फिर आता है कानूनी पर्यावरण, यानी कि हमारा कोई कानून बना दिया, ऐसा लॉ बना दिया या लीगल कोई नियम डाल दिया, तो उससे हमारे बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो उसमें आ जाता है कानूनी पर्यावरण में। फिर आता है भारत में आर्थिक पर्यावरण। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख तत्व है, जो कि है पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने से है। उदारीकरण का मतलब क्या है, जो आयात निर्यात की प्रक्रिया है उसको हम सरल करें ताकि हमारा जो इंपोर्ट और इंपोर्ट ताकि अच्छा हो, आयात निर्यात अच्छा हो, और कर की दरों में कमी हो जाना उदारीकरण है। और सारे जो बाहर के देशों से जुड़ना हमारे के लिए क्या है, उदारीकरण है। अनावश्यक जो नियंत्रण सरकार ने लगा रखा है उसको खत्म करना और प्रतिबंधों से मुक्त करना क्या है, उदारीकरण। फिर आता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका देना और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने से है। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको हमें ज़्यादा भूमिका देनी है, जो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं प्राइवेट लोग जो है, तो उनको हमें क्या देना है, ज़्यादा
बढ़ावा देना है ताकि प्राइवेट बिजनेस भी ग्रो कर सके। फिर आता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था उदय हो सके। यानी कि जो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको सभी एकजुट हो जाना, ताकि उनका सामान हमारे पास आ सके और हमारे पास जो सामान है वो उनके पास जा सके। तो ये क्या है? वैश्वीकरण है। फिर आता है हमारे जो भारत की नई आर्थिक नीति NEP 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने शुरू की थी। ये जो आर्थिक नीतियां हैं किसने शुरू की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा ने। और कब शुरू की? 24 जुलाई 1991 में। फिर हमारा टॉपिक आता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण से तो सब बच्चे ही जानते हैं कि क्या होता है। डिमोनेटाइजेशन, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था? 500 और 1000 के नोटों पर नोटबंदी लगाती थी। इसका कारण क्या था? काले धन को निकालना, जो काला धन संचय किया हुआ है उसको बाहर निकालना। तो विमुद्रीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सरकार एक कंपनी अर्थव्यवस्था के प्रचलन से कुछ मुद्रा वापस लेती है। कुछ मुद्रा कौन सी थी? 500 और 1000 के नोट थे। विमुद्रीकरण के उद्देश्य क्या थे? एक तो भ्रष्टाचार को रोकना, और दूसरा क्या है? आंतरिक गतिविधियों हेतु प्रयुक्त होने वाले उच्च मूल्य वर्ग के नकली नोटों को रोकना, जो नकली नोटों का यूज कर रहे हैं उसको रोकना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था काले धन के संचय को रोकना, यानी कि जिन लोगों ने 500 और 1000 के नोटों का काला धन संचय कर रखा था उसको बाहर निकालना ही इसका मेन उद्देश्य था। फिर आता है विमुद्रीकरण की विशेषताएं क्या है? तो इसकी वजह से बचत को चैनलाइज करना, यानी कि लोगों ने कितनी सेविंग कर रखी है उसका पता चला। कर प्रशासन, यानी कि टैक्स जो है उसका ज़्यादा रोल हुआ इसके अंदर। और टेरर फंडिंग का खात्मा, यानी कि जो टेररिस्ट फंडिंग थी उसका हमें खात्मा किया। और कैशलेस अर्थव्यवस्था, यानी कि इससे पहले लोग क्या करते थे? कैश जो है अपने घर पे ही रखते थे, लेकिन अब कैशलेस अर्थव्यवस्था, यानी कि अब ऑनलाइन पेमेंट होने लग गया है और जो लोगों की बचत थी अब बैंकों में आने लगी है। तो ये क्या थी? कैशलेस अर्थव्यवस्था, यानी कि लोगों की बचत को बैंक तक लाने में भी क्या है? फायदा हुआ विमुद्रीकरण का। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। और ये शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इससे पहले के जो चैप्टर हो चुके हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।